स्टार्टिंग से पार्ट पे बात करते हैं। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था, एक ओवरव्यू ले लेते हैं क्रॉस। एंगुलर जेएस क्या था हमारा? एक फ्रेमवर्क था, ठीक है। जैसे हम लोग का जो सीएसएस फ्रेमवर्क था कि जैसे हम जो स्टाइलिंग करते थे स्टाइल टैग के थ्रू, वैसे ही हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट एनजी की हेल्प से अलग अलग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके हम एंगुलर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने ये भी बात करी थी कि जो एंगुलर जेएस है उसको 2009 में मिस्को हैवरी के द्वारा जो था इसका कॉन्सेप्ट जो था लाया गया था। मिस्को हैवरी ने, जो कि गूगल के एम्प्लॉय थे, उन्होंने जावास्क्रिप्ट के इस एंगुलर पार्ट का जो था एक कॉन्सेप्ट रखा, जिसका एक वर्जन था 1.0 जो 2012 में फाइनली रिलीज़ किया गया था। और इसको जो है पूरी तरीके से सपोर्ट करता है वो गूगल करता है, ताकि एक डायनेमिक वेब एप्लीकेशन का जो है एक्सेस किया जा सके, एक डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बनाया जा सके। हम लोग जो जावा स्क्रिप्टिंग का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली उसी चीज़ का इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं एक एंगुलर की हेल्प से। एक शॉर्ट मेथड है, इसकी वजह से ही आप जो है बड़े बड़े जो कोड आप लिखते हो 10-10 लाइन के, उसे एक सिंपल से एक एट्रीब्यूट की हेल्प से आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब एंगुलर जेएस क्या है? तो ये एक तरह का फ्रेमवर्क है जिसका यूज़ हम एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर करते हैं। वो स्क्रिप्ट टैग आपका होता है HTML के पेज के अंदर, ये भी हमने बात करी। अब एंगुलर जेएस में ये दो तरीके से काम करता है, एक होता है हमारा डायरेक्टिव्स और एक होता है एक्सप्रेशन। तो डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? डायरेक्टिव्स ये पूरी हमारे पास लिस्ट है, इस पे हम पूरा बात करेंगे। डायरेक्टिव्स कुछ और नहीं, ये एक एट्रीब्यूट है जो एक स्पेशल प्रॉपर्टीज बताता है, ठीक है। और वहीं पे जो एक्सप्रेशंस होते हैं, वो एक्सप्रेशन क्या करता है कि एंगुलर की हेल्प से जो भी हमारे कंटेनर में जो डेटा होगा उस पर ये काम करेगा। यहाँ पे अब कंटेनर कैसा होगा? तो ये डबल ब्रेसेस के अंदर आते हैं। डबल ब्रेसेस इन मीन्स कि आपके पास ऐसा एक सीक्वेंस होगा सिंटेक्स का जिसमें डबल ब्रेसेस ओपन और डबल ब्रेसेस क्लोज होंगे, उसमें हम लिखते हैं अपने एक्सप्रेशंस, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को ही वो क्या करेगा? आउटपुट में कन्वर्ट करेगा, ये बात थी। अब इसमें जो आपके एंगुलर की जो लिंक है उसे एज इट इज आपको लिखना रहेगा स्क्रिप्ट टैग के अंदर विद द हेल्प ऑफ SRC एट्रीब्यूट। तो हमने यहाँ पर SRC एट्रीब्यूट लगा करके स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने वही सेम लिंक यहाँ पे लिखी है। बोलो भाई, ठीक है। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है? और सभी जो है इस लिंक को एक बार यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए अपने सिस्टम पे जो अभी नए हैं। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इसके डायरेक्टिव्स की। तो एंगुलर में क्या है, हमारे पास जो अलग अलग डायरेक्टिव्स हैं जैसे कि ng-app, मॉडल, बाइंड और इस तरह के कई सारी चीज़ें। तो इसमें ये ध्यान रखना कि जब तक आप ng-app यहाँ पे नहीं लिख ले, तो ng-app कहीं भी आप लगा सकते हो, चाहे वो HTML के अंदर हो, चाहे एक बॉडी टैग के अंदर लगाओ, या इसके अंदर भी अगर आप एक कंटेनर लगाते हो div टैग, उसमें भी आप लगा सकते हो। पर मैं रेकमेंड करूँगा कि आप HTML टैग के अंदर लगा देना, ताकि पूरे HTML पे आपका एंगुलर वर्क करे। बिना ng-app के आप एक्सेस नहीं करवा सकते, ठीक है। अब ng-app में क्या होगा कि जो आपने इनिशियलाइजेशन कर दी है, अब उसमें तो तभी इनिशियलाइज करेगा ना जब हमारे पास कोई डेटा स्टोर होगा। तो स्टोर करने के लिए हमारे पास होता है ng-model। तो ng-model में डेटा जो है स्टोर किया जाता है और ng-bind की हेल्प से वो डेटा शो किया जाता है, ठीक है। तो आपको एक पहले स्ट्रक्चर बनाना होगा। मैंने जैसे एक स्ट्रक्चर बनाना है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ इनपुट, जिसमें हम एक टाइप रखेंगे टेक्स्ट, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैं एक h1 टैग लगा रहा हूँ ताकि यहाँ पे डेटा शो हो। तो यहाँ पे डेटा स्टोर करेगा कौन? ये इनपुट बॉक्स करेगा। तो जो स्टोर करेगा वहाँ पे हम लिखेंगे ng-model और इसकी वैल्यू हम दे देते हैं जैसे कि नेम। जब यहाँ पे डेटा स्टोर होगा वो डेटा यहाँ पे शो होगा।
तो शो करने के लिए हमने लिखा ng डैश बाइंड, और इसकी वैल्यू यहाँ पे आप रख दोगे वही जो ng डैश मॉडल में था, यानी कि नेम। अब इसको जरा हम सेव करते हैं और यहाँ पे हम इसे रिफ्रेश करते हैं। तो ये इनपुट बॉक्स है मेरे पास। अब मैं इस बॉक्स में जो भी कुछ लिखूंगा वो नीचे आएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अमित, तो नीचे प्रिंट हो रहा है। फिर यहाँ पे लिखते हैं नमस्ते, जो मैं लिखूंगा वो यहाँ पे टाइप होता आएगा, क्योंकि इनपुट बॉक्स में ये मॉडल यानी कि स्टोर हो रहा है और यहाँ पे ये शो हो रहा है, यानी कि बाइंड की हेल्प से हम डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसी में आप जो है INIT का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि पहले से कोई वैल्यू हो। जैसे अभी यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू हमें लिखनी पड़ रही है। तो आप यहाँ पर इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। कैसे? तो मैं एक div टैग यहाँ पे लगा रहा हूँ। इस div के अंदर उस लाइन को मैं रख दे रहा हूँ जो हमने इनपुट अभी लिखी थी। बस मैंने एक div टैग के अंदर बस इस सेगमेंट को रखा है। बोलो, ठीक है। अब इनिशियलाइजेशन हम इसी में करेंगे। कैसे? ng डैश INIT और इसके अंदर हम रखेंगे वैल्यू। तो कैसे लिखा जाएगा? जो हमने यहाँ पे वैल्यू दी है, जैसे ये नेम दिया हुआ है ना, वही नेम हम यहाँ पे लिखेंगे और इसके अंदर हम उस वैल्यू को लिखेंगे जो हमें यहाँ पे लिखवाना है। जैसे सिंगल कोट्स में यहाँ पे हमने लिखा अपना नाम, ठीक। अब मैं इसे सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो पहले से मेरा यहाँ पे नाम लिखा हुआ आएगा। मैंने सिंगल कोट्स इसलिए लिया क्योंकि मैं डबल कोट्स का इस्तेमाल ऑलरेडी कर चुका हूँ और डेटा कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसके लिए मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स लिख रहा हूँ। ये वैसा ही हो गया जैसे आप x की वैल्यू 10 स्टोर कराते थे या x में कोई स्ट्रिंग स्टोर कराते थे, ये वैसे ही काम कर रहा है। तो ये होता है आपका इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ng स्विच, स्विच व्हेन और डिफ़ॉल्ट। ये आपके जो कंडीशनल स्टेटमेंट थे 4 याद करो, जिसमें इफ़, एल्स इफ, ठीक है। तो उसमें हमारा जो चौथा टाइप था उसी में आता था स्विच कंडीशन। तो स्विच में क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल केसेस होते हैं और जो केस मैच नहीं करता उसमें हम लास्ट वाले यानी कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हम प्रिंट करा देते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है कि कुछ हमारे पास सिलेक्शन लिस्ट बन जाए, उसमें से कोई ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट करें, उससे रिलेटेड हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक सिलेक्ट टैग लगाया और इस सिलेक्ट टैग के अंदर जो है हम ऑप्शंस बना लेते हैं। जैसे इसमें हम लिख रहे हैं एप्पल, ऐसे ही और बना लेंगे हम यहाँ पे बनाना, यहाँ पे कर देंगे हम लोग ग्रेप, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसका आउटपुट मुझे ऐसा मिलेगा, एप्पल, बनाना, ग्रेप, ठीक है। पर अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट हो नहीं रहा है। तो मैसेज प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक कंडीशंस बनानी पड़ेंगी और वो कंडीशंस बनाया जा सकता है p टैग के थ्रू, ठीक है। पैराग्राफ ले लो, h1 टैग ले लो, वो आपकी चॉइस है। आप किसका हेल्प लेना चाहते हो, कोई भी एलिमेंट जो डेटा को कंटेन करता हो, स्टोर करता हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक div टैग ले रहा हूँ और इस div के अंदर मैं मल्टीपल p टैग लगा रहा हूँ ताकि उसके बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे एप्पल, एप्पल क्या है, रेड होता है, तो इसके लिए हमने लिखा यहाँ पे इट इज़ रेड। बनाना यहाँ पे हमने लिख दिया येलो और ग्रेप के लिए हो जाएगा यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। पर अब क्या है कि अगर मैं इसे रिफ्रेश करता तो मेरे पास कुछ कंटेंट ऐसा आ रहा है, पर ऐसा तो नहीं बन रहा ना कि मैं बनाना पे क्लिक कर रहा हूँ तो उससे वही आ रहा है। यहाँ पे तो पूरी इन्फॉर्मेशन पड़ी है, तो मुझे इसको करना पड़ेगा लिंक, एक दूसरे से मुझे बनाना पड़ेगा लिंक। तो सबसे पहले डेटा को स्टोर कराना ज़रूरी है। तो स्टोर किस में हो रहे हैं, ये सब डेटा स्टोर करवाने के लिए, यानी कि एप्पल पे क्लिक किया तो डेटा स्टोर हुआ तो आउटपुट मिले, बनाना पे क्लिक करूं तो वो डेटा स्टोर होगा तो मुझे फाइनल आउटपुट मिले, यानी कि ng मॉडल का इस्तेमाल होगा। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ सिलेक्ट टैग के अंदर ng मॉडल और इसकी वैल्यू रख देते हैं हम लोग फ्रूट। और इसे जो है शो कहाँ कराएंगे, तो यहाँ पे होगा div टैग के थ्रू। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए ng डैश स्विच और इसमें वही वैल्यू होगी जो आपने मॉडल में लिखी, यानी कि
फ्रूट, ठीक है। तो अब ये जो होगा जैसे क्लिक तो यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा। बट अभी दिक्कत एक और है, कैसे पता चलेगा कि एप्पल के लिए ही रेड लिखा गया है कि बनाना के लिए ही येलो लिखा गया है ना? हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, यहाँ पे एक वैल्यू एट्रीब्यूट लगानी रहेगी और उस वैल्यू एट्रीब्यूट से आपको लिंक करना होगा। यानी कि हर एक को एक वैल्यू नाम का एक एट्रीब्यूट देना होगा। जैसे यहाँ पे हम दे देते हैं एप्पल, यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं बनाना, और ग्रेप के लिए दे देते हैं वैल्यू ग्रेप, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू दे दी गई है तो वही वैल्यू हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी, पर किसकी हेल्प से? ng-switch-when, और इसके अंदर वैल्यू आप लिख देंगे वही जो ऊपर था आपका एप्पल। तो अब ये लिंक हुआ आपका कि एप्पल जो है इट इज़ रेड। वैसे ही आपको बाकी तीनों पे भी अप्लाई करने पड़ेंगे। बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, एप्पल की जगह बनाना, और ग्रेप यहाँ पे हो जाएगा, एप्पल की जगह यहाँ लिख देते हैं ग्रेप, ठीक है। एक और यहाँ पे आपका जो है पी टैग लगेगा जिसमें हम लिखेंगे सिलेक्ट अ फ्रूट टू सी इट्स कलर। तो इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा ng-switch-default, ठीक है। अब ये कुछ आपका इस तरह का स्ट्रक्चर फाइनली तैयार हो चुका है। अब ये कह रहा है कि भैया आपको जो है अगर कोई फल के कलर देख रहे हैं तो पहले फ्रूट सिलेक्ट करो आप, है ना। अब यहाँ पे हमने एप्पल पे सिलेक्ट किया तो लिख के आ रहा है इट इज़ रेड, बनाना येलो, ग्रेप ग्रीन, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये पूरे स्ट्रक्चर बने, और ऐसे ही डेटा का इस्तेमाल करके कोई भी हम डेटा बना सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट डेटा हो कि रोल नंबर लिखा हो उसके बारे में इंफॉर्मेशंस आ जाएं, है ना, या कोई चालान नंबर लिखा तो गाड़ी की डिटेल्स आ जाएगी, किसके व्हीकल्स के लिए हम लोगों ने चालान लगाया है। हर एक चीज़ हम इस तरीके से बना सकते हैं। आप यहाँ पे एक बार स्ट्रक्चर देख लें, हमने क्या किया, पहले एक स्ट्रक्चर तैयार किया एक सिलेक्ट के थ्रू, और उसमें हमने ng मॉडल और ng स्विच का इस्तेमाल किया ताकि जो डेटा स्टोर हो उसे हम शो करा सकते हैं। स्टोर किया है ng मॉडल ने और शो करा रहा है आपका ng स्विच। पर स्विच भी तब काम करेगा जब हम इसमें एक दूसरे को लिंक कर पाएँ। कैसे? तो हमने वैल्यू एट्रीब्यूट लगाया और हमने एक एक को नाम दे दिया। जैसे एप्पल है तो ज़रूरी नहीं कि एप्पल ही लिखो, आप A, B और C भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमने जो वैल्यू इधर दी है वही वैल्यू हमने स्विच वैन के लिए भी दी है, ताकि ये दूसरे मतलब जो एक दोनों हैं एक दूसरे से लिंक हो जाएं, और जब मैं किसी एलिमेंट पे क्लिक करूं उससे रिलेटेड मुझे आउटपुट जनरेट करके दे। और डिफ़ॉल्ट हमने इसलिए लगाया क्योंकि जब कोई कंडीशन मैच नहीं करेगी तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पर शो करता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हम लोग का कंप्लीट हुआ था, और इससे पहले वाले जो भी लेक्चर्स में वीडियो ग्लिचेस आए थे वो भी आपके टॉपिक को मैंने रिवाइज दोबारा से करा दिया। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है अगला पार्ट जो हमें करना था, ng शो और हाइड। तो ng शो और हाइड क्या होगा कि कोई एलिमेंट है उसे आप शो कराना चाहते हो कि उसे हाइड कराना चाहते हो, उसके लिए हम एंगुलर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई कंडीशन ट्रू हुई और हमने वहाँ पे एट्रीब्यूट लगा रखा है ng शो, तो क्या करेगा कि वो किसी भी एलिमेंट को शो कराएगा। और ठीक इसी का उल्टा होगा अगर हम ng हाइड पे लगाते हैं, और ng हाइड में अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है तो वो उस एलिमेंट को हाइड कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पे एक p टैग लेते हैं और p टैग के अंदर आप लगा लो एक इनपुट टैग, ठीक। और इसमें हम रखेंगे टाइप चेकबॉक्स, बोलो। और इसमें एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, चेक टू शो टेक्स्ट, ऐसा कुछ।
तो फिलहाल ये इस तरह का कुछ हमारे पास आया। बस ये होना चाहिए कि मैं इस पर क्लिक करूं तो कुछ मैसेज यहाँ पे मुझे शो हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टैग ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा है H1 टैग, और यहाँ पे मैसेज लिख देते हैं, देखो मैं आ गया। और क्या बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ऐसा कुछ बनाया, पर अभी ऐसा है कि ये स्टेटमेंट आ रहा है, क्योंकि अभी हमने ना तो इसे स्टोर किया है और ना ही हमने इसे एक दूसरे से लिंक किया है, इसलिए अभी एज अ स्ट्रक्चर अभी आपको शो होगा। तो मैंने जैसा कहा कि पहले डेटा को स्टोर कराना होता है, तो स्टोर कौन कराएगा, ये चेक बॉक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ng-model और इसमें वैल्यू लिख देते हैं जैसे शो, और इसे कहाँ से रिप्रेजेंट कराना चाहते हो, इस H1 टैग में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ng-show, और इसमें भी वही वैल्यू लिखोगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। स्पेलिंग में मिस्टेक मत करिएगा। अब बस इसे सेव करके यहाँ रिफ्रेश करते हैं। अब मैं जैसे टिक करूँगा तो ही ये मैसेज अपीयर होगा, इसे टिक हटा दें यानी कि अनचेक कर दें तो ये चीज़ यहाँ से गायब हो जाएंगी। बोलो क्लियर हुआ इतना? और हाइड में भी बस सेम यही रहेगा। तो यहाँ पे चेक टू, बस यहाँ पे चेंज कर दो हाइड, ng-show है इसकी जगह कर दो हाइड। यहाँ पे वैल्यू बदलना चाहो तो यहाँ वैल्यू बदल सकते हो आप, ये भी हाइड हो जाएगा आपका। और यहाँ लिखा था ना देखो मैं आ गया, अब यहाँ लिख दे देखो मैं चला गया। और क्या बनाएंगे, अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब देखो ये जैसे लिखा हुआ है, अब इसका उल्टा काम कर रहा है। इससे पहले तो था कि टिक कर रहे थे तो मैसेज आ रहा था, अब यहाँ पे होगा कि टिक करोगे तो मैसेज गायब होगा, ठीक है। तो ये आपका काम करता है ng-show और ng-hide, ठीक है। इसके बाद आता है ng-repeat। अब ये रिपीट क्या करता है, जैसे हमने कोई लिस्ट बनाई है तो हमें 5 आइटम्स की कोई लिस्ट बनानी है, तो बार बार जो li टैग लगा के आप लिस्ट क्रिएट करते हो उसे बार बार क्रिएट ना करके सिर्फ हम एक ही लिस्ट बनाएं और उसको एक रिपीट मोड पे कर दें, तो उसके अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे वो ऑटोमेटिक उस लिस्ट को जनरेट करते हुए आपको एक फाइनल आउटपुट जनरेट करके देगा। तो उस पर्पज़ के लिए हम लोग ng-repeat का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज इट रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कॉन्टेंट फॉर ईच आइटम इन अ लिस्ट। तो पहले हमें एक एरे बनाना पड़ेगा। आप चाहे तो एरे बना सकते हो, आप चाहो तो एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो एक स्ट्रक्चर शुरुआत करनी पड़ेगी। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, एक लिस्ट के लिए हमें एक स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो एक लिस्ट अगर हमें क्रिएट करनी है तो आप चाहो तो यूएल टैग या फिर एक ओएल टैग, यानी कि एक ऑर्डर लिस्ट या फिर एक अनऑर्डर लिस्ट, कोई भी आप ले सकते हो। जैसे हमने ले लिया एक अनऑर्डर लिस्ट, और उस अनऑर्डर लिस्ट में हमने बनाया एक लिस्ट। अब मैं यहाँ मल्टीपल लिस्ट नहीं बनाऊंगा, एक ही लिस्ट बनाऊंगा, बट वो जनरेट करके मल्टीपल लिस्ट हमें देगा, तभी तो वो रिपीट कहलाएगा। और इस वाले केस में हम लोग एक एक्सप्रेशन का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो एक्सप्रेशन का जिनको व्यू नहीं पता, भाई एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए कट करते हैं। एक्सप्रेशन ये होता है, पहले डबल ब्रेसेस ओपन होते हैं, डबल ब्रेसेस क्लोज होते हैं। इसके अंदर जो भी आप एलिमेंट एज अ कैलकुलेशन पर्पज़ से या स्ट्रिंग पर्पज़ से आप स्टोर कराना चाहते हो आप बिल्कुल कराओ। जैसे हमने नंबर ही स्टोर कराया, हमने लिखा 5+5, ठीक। सेव करके यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो ये कैलकुलेट करके आपको दे देगा 10। और यही काम अगर आप बिना एंगुलर के करते तो आपको पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर ब्रैकेट के अंदर हम 5+5 लिखते, तब वो प्रिंट करा के हमें देता। तो एंगुलर बस यही एक शॉर्ट मेथड में आपको हेल्प कर देता है। तो इसी तरीके से हमें एक स्ट्रक्चर पे काम करना है। अभी हमने जो लिस्ट बनाई थी यूएल टैग की वो बनी हुई है, और ये रहा हमारे पास लिस्ट। अब इस लिस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, एक ng-repeat बनाना पड़ेगा एट्रीब्यूट, और इस रिपीट में हम बनाएंगे वैल्यू की जगह पे एक एरे। तो हमने कुछ डेटा टाइप जैसे पढ़े हैं, जैसे कि आपके पास होता है इन, नॉट इन, इज नॉट,
या इस तरह के हमारे पास कई डेटा टाइप्स होते हैं, वैसे ही हम इसमें भी यूज़ करेंगे। मैंने एक वेरिएबल का नाम लिया जैसे फ्रूट, और फ्रूट के बाद हमने यहाँ पे लगा दिया इन, और इसके बाद जो आप एरे बनाओगे स्पेस का ध्यान रखिएगा, इन के बाद स्पेस ज़रूर लगेगा, और ये एरे बनाने के लिए हमने यूज़ किया स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हो गया कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का डेटा होगा वो स्टोर हो जाएगा आपके फ्रूट में। तो हम स्ट्रिंग बना लेते हैं, जैसे लिखा हमने एप्पल, फिर एक सिंगल कोट्स में फिर बनाएंगे हम लोग बनाना, फिर यहाँ पे लिख देते हैं चेरी। ठीक है, ये मैंने 3 लिस्ट बनाई और हमने स्टोर किस में कराया, ये फ्रूट नाम के वेरिएबल में। तो एक्सप्रेशन बनाएंगे कैसे, डबल ब्रेसेस ओपन डबल ब्रेसेस क्लोज, और इस ब्रेसेस के अंदर हम उस वेरिएबल का नाम प्रिंट कर देंगे, यानी कि फ्रूट। बोलो, बस अब आपको यहाँ पे सेव करके यहाँ रिफ्रेश करना है। अब ये देख सकते हो एप्पल बनाना चेरी, ये तीनों ही चीज़ रिपीट हो गई, वो भी 3 लिस्ट की हेल्प से। और जबकि मैंने लिस्ट कितने क्रिएट किए हुए हैं, यहाँ पे एक ही लिस्ट मेरा यहाँ पे क्रिएट है, और यहाँ रन कितने हो रहे हैं, 3 लिस्ट मेरे यहाँ पे रन हो रहे हैं। तो रिपीट फंक्शन यही काम करता है। यहाँ तक बताओ भाई, क्लियर हुआ? ठीक, इसके बाद आता है आपका ng-click। अब इसके बाद ng-click का काम क्या है, कोई भी फंक्शन पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो उसके बाद ये किसी तरह का आउटपुट जनरेट हमें करके दे, मतलब मैं कितने बार कोई चीज़ क्लिक कर रहा हूँ वो काउंटिंग यहाँ पे आए, ये काम करता है आपका ng-click। तो एक बॉडी स्ट्रक्चर पहले खाली करते हैं, यहाँ पे एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसा, तो एक h1 टैग लेते हैं और इसमें एक स्टेटमेंट पास करते हैं, क्लिक दी बटन। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एक h3 टैग लेते हैं और इसमें हम जो रखेंगे एक एक्सप्रेशंस लिखेंगे, जैसे टाइम्स क्लिक। अभी देखते हैं आगे क्या स्ट्रक्चर बनता है। और इसके बाद एक बटन टैग यहाँ पे बनाते हैं, और इस बटन टैग के अंदर लिख देते हैं क्लिक मी। देखें स्ट्रक्चर कैसा बना है हमारा, ऐसा कुछ है। अब मैं ऐसा कुछ बनाना चाहता हूँ कि इस पर मैं क्लिक मी पे जितने बार मैं क्लिक करते जाऊँ यहाँ पे काउंटिंग ऑटोमेटिक शो होता चला जाए, है ना। तो आपको क्या करना है, ये बटन टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा ng-click के नाम से, और इसके अंदर आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। कैसी, कि अभी कोई क्लिक है उस पर कितने बार आप क्लिक करोगे, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि कोई वैल्यू पहले 0 थी, आपने एक क्लिक किया तो उस क्लिक में वो 1 ऐड हो गया, तो अब इनिशियल वैल्यू कितनी हो गई, 1। इसको एक ड्राई रन से मैं समझाता हूँ, जरा समझिएगा। यहाँ पे जैसे हम रखेंगे क्लिक इक्वल टू क्लिक प्लस 1। अभी क्या है, क्लिक की वैल्यू अभी 0 है, ठीक है। तो अभी जैसे ही मैंने इसमें एक बार क्लिक किया, यानी कि 0 + 1, ये कितना बनेगा, 1, और ये 1 जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस क्लिक में। अब यानी कि अब वो 0 नहीं रहा, अब वो बन चुका है 1, ठीक है। कितना बन गया है, 1। अब यहाँ पे जब 1 बन चुका है तो ये वापस से अब कितना बन जाएगा, यहाँ पे 1, फिर उसमें एक और हमने ऐड किया तो ये कितना बना, 2। तो अब ये जो 1 था ये 1 नहीं रहा, अब ये कितना बन गया, 2। अब ये 2 वापस से स्टोर हो गया यहाँ पे। अब ये 2 में फिर से हमने एक ऐड किया तो ये बना आपका 3, और इस बार ये क्या हुआ, ये 2 अब 2 नहीं रहा, अब ये बन गया 3। मतलब जितने बार मैं क्लिक करूँगा वो वेरिएबल में एक को ऐड करता चला जाएगा, है ना। तो यहीं पे हम लिखेंगे क्लिक इक्वल टू क्लिक प्लस 1, और ये सब आपके जो है स्टोर हो रहे हैं क्लिक में।
तो बस यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है हम यहाँ पे एक्सप्रेशन बना सकते हैं, यहाँ पे डबल ब्रेसेस ओपन और डबल ब्रेसेस क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे आप उस क्लिक वेरिएबल को लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब मैं जितना क्लिक करता जाऊँगा यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 जितने बार है वो अब यहाँ पे काउंटिंग होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका ng डैश क्लिक। अब क्या है हमारे पास ng डैश डिसेबल्ड। किसी चीज़ को अगर आपको डिसेबल करना हो तो वहाँ पे आप ng डैश डिसेबल लगा दीजिए, वो चीज़ आपकी डिसेबल हो जाएगी। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। स्ट्रक्चर के लिए क्या करेंगे, एक इनपुट टैग ले लेते हैं, इसका टाइप रखते हैं चेक बॉक्स, ठीक है। और इसके बाद एक बटन टैग भी लगा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्लिक मी। तो ऐसा होना चाहिए कि मैं इसको टिक कर दूं तो ये जो है डिसेबल हो जाए, मतलब क्लिक करने लायक ही ना रहे। तो हमें डेटा स्टोर कराना है, तो डेटा स्टोर किस में होगा, इनपुट में। तो यहाँ लिखेंगे ng डैश मॉडल, इसकी वैल्यू दे देते हैं जैसे a, और बटन टैग के अंदर हम दे देंगे ng डैश डिसेबल्ड, ठीक। और इसमें भी वही वैल्यू लिखोगे जो मॉडल में लिखा था, यानी कि a। अब बस आप यहाँ पे सेव करके इधर रिफ्रेश करें। अब मैंने जैसे इस पर टिक किया तो अब ये डिसेबल हो गया बटन। अब मैं इस पर किसी भी तरह से क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। बोलो, है ना। अब आता है आपके पास ब्लर, फोकस और चेंज। जैसे जावास्क्रिप्ट इवेंट में हमने ब्लर, फोकस और चेंज पे काम किया था, वैसे ही काम यहाँ पे भी होगा। ब्लर का मतलब क्या होता है, जब हम किसी एलिमेंट से अपना फोकस हटा लेते हैं तो वो ब्लर होता है। किसी एलिमेंट पे हम अपना फोकस करते हैं तो ng डैश फोकस हो जाएगा। अगर कोई डेटा चेंज करेंगे तो वो डेटा चेंज कहलाएगा। तो एक स्ट्रक्चर फिर से बनाएंगे इससे रिलेटेड, और इसी पे सारे एलिमेंट्स पे हम काम करेंगे। जैसे हमने लिखा यहाँ पर एक h1 टैग, नहीं h1 नहीं लगाएंगे, एक इनपुट टैग लगाते हैं। हमने एक इनपुट टैग लगाया, इसका टाइप रख देते हैं टेक्स्ट, ठीक। और एक h3 टैग लगा देते हैं, इसमें लिख देते हैं सबसे पहले किस पे काम करें, ng डैश ब्लर। तो यहाँ लिख देते हैं यू लेफ्ट दी बॉक्स, ठीक। अब इसमें क्या करना है, इनपुट में हमें डेटा स्टोर करना है। तो पहले लिखोगे आप ng डैश ब्लर, और इसमें वैल्यू दे देते हैं a, मतलब कुछ भी आप रख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे करने वाले हैं ng डैश, रुको एक काम करते हैं, नहीं इसको ब्लर नहीं करेंगे, इसको कर देते हैं ng डैश मॉडल। पहले डेटा स्टोर करा लेते हैं, ठीक। अब लगाते हैं यहाँ पे ng डैश ब्लर, ठीक है। और इसमें हम बना देते हैं जैसे एक यूज़र, मतलब कुछ भी एक नाम, और यूज़र, और इसके ऊपर एक बुलियन वैल्यू दे देते हैं ट्रू। मैंने बस एक वेरिएबल का नाम लिया है यूज़र नाम से, आप कुछ और भी ले सकते हो। मैंने ये रखा कि कोई कंडीशन अगर ट्रू हो रही है, यानी कि यूज़र नाम का मैंने जो इसमें बनाया है, अगर वो ट्रू होता है तो यहाँ पे आपका मैसेज शो हो जाए, और वो मैसेज क्या होना चाहिए, यू लेफ्ट दी बॉक्स। तो मतलब जो ng ब्लर में हमने वैल्यू लिखी है वो वैल्यू हमें इधर भी लिखनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा ng डैश शो, ताकि कोई मैसेज शो हो सके। और इसमें क्या रखेंगे, यूज़र। अब देखते हैं इसको भाई रिफ़्रेश करके। तो अभी क्या है कि मैंने इस बॉक्स में कुछ लिखा
और मैं जैसे ही बाहर क्लिक किया तो यहाँ पे लिख के आ रहा है यू लेफ्ट द बॉक्स, कि मतलब जो मेरा फोकस है वो बॉक्स से हट चुका है, तो उसके लिए ng- ब्लर का इस्तेमाल होता है। अब बस यहीं पे आप कर दीजिए हाइड, तो यहाँ पे लेफ़्ट की जगह कर देते हैं फोकस। बस इतना सा चेंज करोगे आप, तो जैसे ही बॉक्स के अंदर आप कुछ करोगे तो ही ये काम करेगा। मतलब ये इसमें पहले से फोकस हो जा रहा है, तो इसलिए ये मैसेज जो है अपीयर करता हुआ यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं ताकि उस तरह का आउटपुट हमें दिखे जो मैं क्लिक करके चाहता हूँ। क्या इसमें चेंज किया जा सकता है? जैसे ng- मॉडल है, ठीक है, कुछ नाम बदल देते हैं, इस बार यूज़र नेम कर देते हैं, ng- फोकस। हाँ वही मेरे को लग रहा था कि गायब हो रहा है क्या हूँ, ng- हाइड नहीं, ng- फोकस होना है। हाँ, यूज़र नेम ng- मॉडल में। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे मॉडल लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमें तो कहीं डेटा स्टोर वो शो करना नहीं था, पर ठीक है फिर भी रख लेते हैं, क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए तो इसका यूज़ रह जाए। ng- मॉडल रहने दीजिए, कुछ ज़रूरत है नहीं। चाहो तो आप हटा भी सकते हो, क्योंकि इसका यूज़ तो हम कहीं पे कर नहीं रहे हैं। यूज़ बस यही दो हो रहे हैं आपके, ng- फोकस और ng- शो। ठीक है, ये बॉक्स है, मैं जैसे इस बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ तब ये मेरे पास मैसेज दे रहा है कि आपने फोकस किया, आप किसी बॉक्स पे आप आ चुके हो। और इससे पहले वाले में जो फोकस की जगह मैंने ब्लर लिखा था, उस समय क्या हो रहा था कि जब मैं बॉक्स में कुछ लिख के बाहर क्लिक कर रहा था तब यहाँ पे वो मैसेज आ रहा था ब्लर वाला। ठीक है, तो इसको वापस से फोकस पे ही रहने देते हैं। और लास्ट आपका बच रहा है ng- चेंज। ठीक है, तो ng- चेंज में बस करना कुछ नहीं, ये फोकस की जगह बस कर दीजिए चेंज, और यहाँ पे भी स्टेटमेंट लिख देते हैं यू चेंज द टेक्स्ट, बाकी सब सेम रहेगा। तो जैसे आपने कुछ लिखा तब जाकर के ये मैसेज अपीयर हुआ, अभी कुछ नहीं है, मैंने लिखना शुरू किया तब यहाँ पे मैसेज आ रहा है, तो यानी कि एलिमेंट के चेंज होने पे ये मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आपका एंगुलर का ये वाला पूरा सेगमेंट भी सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए फिर इतना ही रखते हैं। एंगुलर की इस वीडियो को एक बार दोबारा से ज़रूर देखिएगा, छोटे छोटे सेगमेंट्स में हमने सारे कोड को यहाँ पे बनाया हुआ था, और इससे रिलेटेड MCQs आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो इसको वेल प्रिपेयर आप करें। तो आज के सेशन के लिए फिर यहीं समाप्त करते हैं चीज़ों को, और आज इवनिंग के लिए एक बार ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, फ़ोटो एडिटर टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज शेड्यूल देखते हैं, सक्सेसफुली हमारा शेड्यूल रहा तो आज हम उस सेगमेंट को भी लेके कंप्लीट कर देंगे, और हमारा जो वेब डिज़ाइनिंग के लाइव क्लास की एक जर्नी थी वो भी हमारी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी, और इसके बाद जो होगा हमारा IoT का सेगमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड डे। Bye bye and good day.